हम लोग कुछ लॉ या कहीं कानून को लेकर कुछ छोटे छोटे सवाल है जिसे लेकर पब्लिक में कई सारी भ्रांतियां हैं। उदाहरण के तौर पर अगर लिया जाए तो एफआईआर कहने पर लोगों के मन में डर हो जाता है कि मेरी एफआईआर दर्ज हो गई, अब मैं आपराधिक हो गया, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे सवाल हैं जो जनता के मन में आते हैं और वो उन सवालों के कानून के उन सवालों से वो डर के मारे एक नया भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। उन्हीं सवालों को लेकर आज हम काशीपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट तुली से, धर्मेंद्र तुली से उन सवालों के जवाब लेंगे और जानेंगे कि अगर आपकी कानून के तहत अगर कोई कार्रवाई होती है तो आप क्या करें और कैसे उससे आप निजात पा सकते हैं, या वो उन परिस्थितियों में आपको डरने की ज़रूरत है या नहीं है, या उसका हल क्या है। इन सब को जानने के लिए आज हम बात कर रहे हैं एडवोकेट तुली से। आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे एडवोकेट हैं धर्मेंद्र तुली, बार एसोसिएशन के, काफ़ी लंबी समय से काशीपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक तरीके से कहें तो विद्वान भी हैं। कई बार मेरी जब इनसे बात हुई है, लंबा डिस्कशन होता रहा, उन लंबा डिस्कशनों ने ही मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित किया। तो आज हम उनसे जानते हैं कि कानून के जो शब्द हैं, एफआईआर है, संबंध है, वारंट है, ये जो छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों पर जनता को क्या करना चाहिए, अगर आप उस कानून के तहत आ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आइए धर्मेंद्र तुली जी से मुलाकात करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, जैसे मैंने कहा कि कुछ शब्द ऐसे आते हैं और कानून नाम आते ही लोगों के मन में डर, पुलिस, कानून, वकील, ये आते ही लोगों के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, कानून है क्या चीज़ और कानून का जो उद्देश्य है वो क्या है। बहुत अच्छा सवाल करा आपने। और अक्सर जो आम पब्लिक होती है उसके मन में एक विचार आता है, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि हमारे देश का चाहे बच्चा है चाहे जवान है वो हमारे कानून से पूर्ण रूप से परिचित है। अब सबसे पहली बात आती है कि अपराध क्या है। क्या अपराध वो हैं जो आईपीसी में दिए गए हैं? तो मैं बहुत सरल शब्दों में सबको बताऊंगा कि अपराध वो हैं जो समाज के खिलाफ़ किए जाते हैं। अब समाज के खिलाफ़ किए जाते हैं, मान लिया कोई बलात्कार है, कोई कत्ल है, कोई किसी तरह का एक्सीडेंट है, या आप किसी को परेशान कर रहे हैं, इस तरह का जो भी समाज के खिलाफ़ गतिविधि करते हैं वो अपराध की श्रेणी में आता है। सर, अब आपने अपराध कहा तो अपराध में सबसे पहले जो दर्ज होता है वो एफआईआर दर्ज होती है। इस एफआईआर का क्या मतलब है? क्या एफआईआर दर्ज होते ही, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, दर्ज होते ही क्या वो अपराधी घोषित हो जाता है? आपका दूसरा सवाल भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं इसमें जो स्पष्ट कर दूं कि जो एफआईआर होती है वो भी, उसको भी कहें तो सूचना दो तरीके से होती है। हमारे यहाँ दो तरह के अपराध होते हैं, जो एक कॉग्निजेबल होते हैं, एक नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। एक संज्ञेय अपराध होते हैं और एक असंज्ञेय अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराधों की एफआईआर होती है, जो असंज्ञेय अपराध होती है उनकी एनसीआर कटती है, उसको कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। अब आता है एफआईआर कि क्या एफआईआर होने के बाद समाज में जिसके खिलाफ एफआईआर हो क्या वो मुल्जिम हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। कोई भी किसी के खिलाफ सूचना दे सकता है, किसी का नाम लिखवा सकता है, लेकिन बिना जांच के, बिना इंक्वायरी के उसको अभियुक्त साबित नहीं किया जा सकता। इसलिए एफआईआर में नाम आने पर समाज के किसी व्यक्ति को भयभीत नहीं होना चाहिए। सर, अब आपने कहा कि भयभीत नहीं क्या रहती है, इसकी भूमिका पे कैसे आप स्पष्ट कर सकते हैं कि इसकी भूमिका क्या रहेगी? क्या वो पुलिस के पास जाना चाहिए उसे, या एफआईआर के बाद जो कोर्ट में आती है या कोर्ट की तरफ से उसको अगर तलब किया जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? एफआईआर के संबंध में मैं आपको बता दूं, एफआईआर केवल वही व्यक्ति दर्ज नहीं कराता जिसके साथ अपराध घटित होता है। एफआईआर वो भी व्यक्ति दर्ज कराता है जिसने कोई घटना देखी, सुनी या किसी ने उसको बताई। वो उसको टेलीफोन के द्वारा भी सूचना दे सकता है, वो थाने में जाके लिखित में भी दे सकता है, और वो वहाँ जाके मौखिक रूप से भी
उसको घटना को बता सकता है और जो एफआईआर के रूप में वहाँ पर दर्ज की जाएगी। सर आपने कहा एफआईआर दर्ज की जाती है मौखिक रूप से या वहाँ जाके दर्ज करवाई जा सकती है। क्या एफआईआर सबसे बड़ा सवाल जो जनता के मन में आता है और ये हमेशा की जाती है कि जैसे ही कोई घटना हुई वो जाता है एफआईआर लिखवा देता है, तो क्या एफआईआर तत्काल करवाना आवश्यक है? देखिए, अगर आपको तुरंत किसी घटना के बारे में पता चल गया तो एफआईआर के शब्दों से ही आप समझ सकते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे ही आपको किसी घटना के बारे में पता चला आपको तत्काल उसकी सूचना पुलिस को देनी है। ये समाज का भी नियम है, ये कानून का भी नियम है। इसमें अब होता क्या है कि कुछ लोग डर की वजह से थाने, कोतवाली, पुलिस के अधिकारियों के पास नहीं जा पाते हैं, तो वो किसी भी माध्यम से फ़ोन के द्वारा, किसी पत्र के द्वारा थाने को सूचित उस घटना के बारे में कर सकते हैं। सर एफआईआर पे मैंने जैसे पूछा कि क्या दर्ज करानी चाहिए, तत्काल दर्ज करानी चाहिए, एफआईआर में लिखा क्या जाना चाहिए जिससे कि वहाँ पर उसकी जो या उसे समझ सके और उसके बाद उस पर कानूनी रूप से काम कर सके? मैं आपको बता दूं, एफआईआर अपने आप में कोई ग्रंथ नहीं होता है। मैं स्पष्ट कर दूं, एफआईआर जितने शब्दों में कम से कम आपको किसी घटना की जानकारी है उसको आप दे सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने अपराधियों का नाम लिखने से रह गया, समय लिखने से रह गया, जगह लिखने से रह गई। जितनी भी घटना आपको याद है उतनी घटना आप तुरंत से तुरंत पुलिस को बता दें। इसमें बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं होती है। सर क्या एफआईआर दर्ज कराने के बाद जिस भी मुलजिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो क्या तुरंत पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है या कोई कंडीशंस होती है? देखिए, अपराध भी मैंने बताया कि आपको दो तरह के होते हैं, कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल। जो कोग्निजेबल स्तर के अपराध होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कत्ल है, रेप है, इस तरह के मामले में पुलिस अगर एक बार को एफआईआर दर्ज भी नहीं कर पा रही है पहले, तब भी गिरफ्तारी उसकी तुरंत कर सकती है, क्योंकि मुलजिम के भागने का अंदेशा रहता है। उसको घटना पे जाके तुरंत अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद आके भी उसकी एफआईआर पुलिस दर्ज कर सकती है। सर ज़्यादातर केस अगर आप देखें कोर्ट में जो मैंने एनालिसिस किए हैं 506, 504 के मुकदमे होते हैं, इसमें भी क्या गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, 506 में भी दो बातें हैं। 506 बेलेबल भी है, 506 नॉन बेलेबल भी है। अगर 506 नॉन बेलेबल है तो उसमें पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है। अगर 506 बेलेबल में आती है और 504 तो वैसे ही जो है आपको मैंने बताया कि नॉन कॉग्निजेबल में आती है, तो इस तरह के अपराधों में पुलिस पहले देखती है कि उसके साथ क्या धारा जुड़ी हुई है, किसी 307 के साथ तो नहीं लगा हुआ, किसी 302 के साथ तो नहीं लगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद गिरफ्तारी होती है। सर मेरे एक मित्र हैं, उन पे फिलहाल 506, 504 दर्ज हुई। ऐसी खाली 506, 504 धारा दर्ज हुई है, उसे ये नहीं पता, खाली पेपर में पता चला उसे कि मेरे खिलाफ 504, 500 दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति में उसे क्या करना है? देखिए, ये सारी बातें पूरी तहरीर पढ़ने के बाद पता चलती हैं कि तहरीर में क्या लिखा हुआ है। अब उसमें भी दो बातें देखी जाती हैं कि क्या वो क्रिमिनल माइंड का तो नहीं है, क्या उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है, क्या वो ऐसा अपराधी तो नहीं है कि जो है वो शहर छोड़कर कहीं बाहर चला जाएगा, भाग जाएगा, बाद में नहीं मिलेगा। तो ये सारी परिस्थितियाँ पे डिपेंड करता है। सर अभी आपने एक सवाल में मेरे से कहा कि बलात्कार है या डकैती है, इनमें आप एफआईआर में देरी हो सकती है, तो क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? देखिए, हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर मान लिया कोई चीज़ आप देरी से दर्ज कराते हैं और उसकी जानकारी आपको थी, तो इस स्तर पे देखा जाता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ नाम उसमें ऐसे डाल दिए हों जिन्हें आप दुश्मनी की वजह से फंसाना चाह रहे हों। तो ये इंक्वायरी के बाद जब ये पता चलता है कि नहीं आपने जानबूझ के फंसाया है या किसी रंजिशन फंसाया है, तो पुलिस उन नामों को बाहर एफआईआर से निकाल देती है। सर एफआईआर पे जैसे मैंने पूछा, एफआईआर दर्ज हो गई, कोर्ट में चला गया केस, और उसके बाद वारंट और सम्मन जारी होते हैं। पहले तो आप ये बता दीजिए सर, वारंट क्या होता है और सम्मन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सम्मन जो होता है उसे साधारण भाषा में बुलावा पत्र भी कहते हैं। अब सम्मन किस किस के द्वारा जारी किया जाता है? सम्मन 3 लोग जारी कर सकते हैं। कोई मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है, कोई अधिकारी जारी कर सकता है, कोई आयोग जारी कर सकता है। ये किस लिए होता है? ये आपको किसी गवाही के लिए भी बुलाया जा सकता है, आपको कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज पेश करने के लिए भी बुलाया जा सकता है, और आप अगर अपराधी हैं तब भी
आपको न्यायालय में पेश करने के लिए या आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए भी सम्मन भेजा जा सकता है। रही बात अब वारंट की, वारंट इससे उलट होता है। जैसे सम्मन जिस डेट का होता है कि इस डेट को आपको उपस्थित होना है, उस डेट को आप वहाँ उपस्थित हुए तब और नहीं उपस्थित हुए तब वो सम्मन उसी दिन अपने आप स्वतः निरस्त हो जाता है। वारंट के साथ उल्टा होता है। जिस दिन वारंट माननीय न्यायालय द्वारा, आयोग द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा संबंधित मुलजिम या संबंधित व्यक्ति के लिए दिया जाता है, अगर उस तारीख पे भी नहीं आ रहा है तो वारंट तब तक निरस्त नहीं होगा जब तक या तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके उस माननीय न्यायालय में पेश नहीं करेगी, तब तक तो वारंट बना रहेगा। सर, अब वारंट कितने प्रकार के होते हैं सर? बहुत अच्छी बात है। वारंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक बेलेबल वारंट होता है, एक नॉन बेलेबल वारंट होता है। बेलेबल वारंट में स्पष्ट होता है कि कोई भी न्यायालय निर्धारित करता है कि आप फला डेट को जो है इसको माननीय न्यायालय पेश करेंगे, नहीं तो 10,000 रुपये के ये जो है जमानती जो है अपने देगा। तो जब पुलिस वाले उसके घर पे जाते हैं तो घर पे जाने के बाद उसके जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं या जो भी उसके जमानती होते हैं जो उसकी जमानत देना चाहते हैं, ये इस बात की जमानत लेते हैं कि फला डेट जो माननीय न्यायालय ने निर्धारित करी उस डेट पर हम इसे पेश करेंगे, और नहीं पेश करेंगे तो हम जो भी इसमें वारंट में राशि लिखी है 10,000 20,000 वो हम माननीय न्यायालय में जो है जमा करेंगे। तो उसमें जिस डेट का वो बेलेबल वारंट होता है उस डेट पे जब वो मुलजिम खुद हाजिर हो जाता है या उसके जमानती उसे पेश कर देते हैं तो वो स्वतः ही निरस्त हो जाता है। लेकिन जो नॉन बेलेबल वारंट होता है उसको निरस्त कराने के लिए माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन देनी पड़ती है। अगर माननीय न्यायालय ठीक समझता है, कारण ठीक समझता है जो उसमें कारण दिया है तो निरस्त करता है, नहीं तो उसको जो है उसकी अवधि में जेल में भी जाना पड़ता है। सर, एफआईआर दर्ज हो गई या एफआईआर पुलिस में दी गई, इसके बाद जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई उसे किसके पास सबसे पहले जाना चाहिए, पुलिस के पास या एडवोकेट के पास? देखिए, किसी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है तो कानून ने सीधा उसमें दे रखा है कि वो अपने अधिवक्ता की उसमें मदद ले सकता है, उसमें सहायता ले सकता है, क्योंकि केवल संविधान के मानने से नहीं होता, आम आदमी कितना कानून जानता है इस पे भी डिपेंड करता है। अगर वो उसको कानून की जानकारी नहीं है तो अपने अधिवक्ता की मदद इसमें ले सकता है। और मैं उसमें थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ सम्मन और वारंट के मामले में। जैसे आपने शब्द सुना सम्मन, वो सम्मन शब्द जो होता है वो अंग्रेजी का शब्द है। तो सम्मन हमेशा 2 प्रतियों में होता है, एक प्रति संबंधित व्यक्ति को दी जाती है और एक जो है उसके सिग्नेचर होकर माननीय न्यायालय वापस आती है। लेकिन वारंट केवल एक ही उसमें जाता है जो पुलिस को दिया जाता है, जो पुलिस जो है वहाँ पर जाकर उसको गिरफ्तार कर सकती है। सर, मान लो किसी के खिलाफ एफआईआर हुई तो क्या पुलिस जब उसके ऊपर जांच करती है, जांच के दौरान क्या वो अपने एडवोकेट से इस बारे में साथ रख सकता है या उनसे राय ले सकता है? देखिए, उसमें स्पष्ट दे रखा है सीआरपीसी में कि अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है, पुलिस आपको अरेस्ट ले गई है, तो पुलिस आपसे भी इस बारे में जानकारी चाहेगी कि आप किसी वकील की, अपने अधिवक्ता की किसी की मदद लेना चाहते हैं तो आप अपने अधिवक्ता को बुला सकते हैं। इसके लिए भी एक मैं और स्पष्ट कर दूं कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो जिस जगह आपको गिरफ्तार करती है वहाँ पर एक गिरफ्तारी मेमो बनता है जिसे अरेस्टिंग मेमो भी बोलते हैं। उसमें किसने आपको गिरफ्तार किया है, किस कारण से गिरफ्तार करा है, किस जगह से अपराध वाली जगह से गिरफ्तार करा है, ये सारी चीज़ में मेंशन होती है। उसमें समय भी मेंशन होता है और ये वही बनना चाहिए जहाँ आपकी गिरफ्तारी हुई है। तो आपने देखा कि हमने जैसे जैसे सवाल किए एडवोकेट धर्मेंद्र तुली ने उनका हमें जवाब दिया। हम इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि कुछ कानूनी प्रक्रिया जो है उसे लेकर आपके बीच आते रहें और समय समय पर आपको ये बताते रहें कि हाँ, कानून जो है वो हमारे रक्षा के लिए बनाया गया है, हमें डराने या हमें प्रताड़ित करने के लिए नहीं बनाया गया है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और एडवोकेट धर्मेंद्र तुली का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद आपका भी।